इसके बारे में गांधी जी कहते हैं, गांधी कॉल्ड सेक्शन 124A द प्रिंस अमॉन्ग द पॉलिटिकल सेक्शन ऑफ आईपीसी डिजाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आईपीसी का सेक्शन 124A, सडिशन, राजद्रोह। तो क्या क्या ब्रिटिशों ने, अंग्रेज़ों ने ये कानून अपने फ़ायदे के लिए बनाया? इसलिए बनाया कि वो जो स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता हैं उनकी आवाज़ को सप्रेस कर सकें, उनकी आवाज़ को दबा सकें, इसलिए बनाया। तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही ये भी जानेंगे कि वर्तमान में किस तरीके से इस कानून को हटाने की मांग की जा रही है और हमारे बड़े बड़े नेताओं ने किस तरीके से इस कानून को हटाने की मांग की। और ये भी देखेंगे कि वर्तमान में सरकार इसका किस तरीके से यूज़ कर रही है, ठीक यूज़ कर रही है या गलत यूज़ कर रही है, मिस यूज़ कर रही है। ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने वर्तमान में न्यूज़ में देखा कि ये मुद्दा काफ़ी छाया हुआ। अभी हमने देखा कि 2-3 महीने पहले ही जो कन्हैया कुमार पे जो सेडिशन का केस लगा था, वो दोबारा चालू चालू करने के लिए सीएम केजरीवाल की सरकार ने इजाज़त दी कि एक बार दोबारा चलाया जाए। तो दोबारा तो हमने ये मुद्दा देखा। और भी हमने देखा कि जो लोग, जो सिटीजन्स एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर भी ये कानून लगाया गया, ये सेडिशन का चार्ज लगाया गया। तो हमने देखा कि किस तरीके से इस कानून का प्रयोग किया गया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये न्यूज़ में मुद्दा काफ़ी छाया रहा, इसलिए आम लोगों को भी इसके बारे में एक समझ बनी और वो मोटा मोटा ये जानते हैं कि सेडिशन क्या होता है। और यदि हम बात करें आम लोगों की बोलचाल की भाषा में, है कंडक्ट और स्पीच इंसाइटिंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो लोगों को इस तरीके से उकसाना कि वो जो सरकार है, जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है, जो कि इलेक्शन से चुन के जो सरकार आई है, लोग उसके अगेंस्ट विद्रोह करते हैं, रिबेल करते हैं उसके अगेंस्ट। तो इस तरह से लोगों को उकसाना कि वो सरकार के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं, तो इसी को कहते हैं हम सेडिशन, आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है वो हम जानेंगे सेक्शन 124A में। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो सेक्शन 124A ये जोड़ा गया आईपीसी में 1870 में, 1870 में ये जोड़ा गया। लेकिन उस समय ये वर्तमान रूप में नहीं था, जैसा कि वर्तमान में जो आईपीसी में है ये वैसा नहीं था। इसके साथ 3 स्पष्टीकरण जो वर्तमान में है, तीन एक्सप्लेनेशन जो वर्तमान में है, वो उस समय नहीं थे। तो इसका काफ़ी मिसयूज़ होता था क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन नहीं थे। ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी बचाव देते हैं लोगों को, उनकी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस करने में। ये जो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी मदद करते हैं उन्हें। तो उस समय ये एक्सप्लेनेशन नहीं थे, तो काफ़ी इसका मिसयूज़ होता था। लेकिन तो 1898 में संशोधन करके, आईपीसी में संशोधन करके ये 3 एक्सप्लेनेशन आईपीसी में जोड़ दिए गए। तो इस तरीके से आया ये कानून, राजद्रोह का ये कानून इस तरीके से आया। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और इसका किस तरीके से गलत प्रयोग किया गया, किस तरीके से हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे उनके अगेंस्ट ये प्रयोग किया गया, वो हम देखते हैं। तो बाल गंगाधर गांधी जी और अन्य जो भी उस समय के जो राइटर्स थे, एक्टिविस्ट थे स्वतंत्रता संग्राम के, उनके अगेंस्ट ये राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। इसके बारे में गांधी जी कहते हैं, गांधी कॉल्ड सेक्शन 124A द प्रिंस अमॉन्ग द पॉलिटिकल सेक्शन ऑफ आईपीसी डिजाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। तो गांधी जी कहते हैं कि जो आईपीसी में जो सेक्शन दिए गए हैं, जो राजनीति से संबंधित जो सेक्शन है जिसका कि नेता यूज़ करते हैं, उसका ये बादशाह है, प्रिंस है उसका। तो ये कहते हैं गांधी जी कहते हैं इसका यूज़ जो किया जाता है वो लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए किया जाता है, उनकी लिबर्टी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, ये गांधी जी कहते हैं। अभी हमने वर्तमान में देखा, जब हेमंत सोरेन की जब सरकार आई तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि जो 172 लोगों के अगेंस्ट जो
सेडिशन का केस चल रहा है। जब जब वो एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे थे तो सरकार ने उनके विरुद्ध ये केस लगाया था, तो उनके विरुद्ध ये सेडिशन का केस लगाया था। तो इसे हेमंत सोरेन जैसे ही सरकार में आए तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि ये 172 लोगों के विरुद्ध ये जो सेडिशन का चार्ज लगाया गया ये वापस लिया जाएगा, और जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसा किया तो उनकी लापरवाही जो भी रही उनके अगेंस्ट भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये हेमंत सोरेन सीएम झारखंड के, उन्होंने ऐसा किया। तो हमने ये देखा कि काफ़ी ये मुद्दा चर्चित में रहा। तो फ्रेंड्स, ये तो था इसका बैकग्राउंड और इसकी वर्तमान स्थिति। अब देखते हैं कि सेक्शन 124 इसके बारे में क्या कहता है। तो हम सेक्शन पे आते हैं। तो सेक्शन में सबसे पहले बताया गया है इसमें माध्यम, किन माध्यमों के जरिए, किन तरीक़ों से ये किया जा सकता है। तो राजद्रोह किया जाता है, बोल कर किया जा सकता है, स्पीच कोई भाषण दे के किया जा सकता है, कोई मीटिंग करके किया जा सकता है। तो इस तरीके से राजद्रोह किया जा सकता है, या लिख के किया जा सकता है, कोई आर्टिकल लिख के, कोई बुक छाप के, या कोई न्यूज़पेपर में अपनी रिपोर्टिंग करके, इस तरीके से भी राजद्रोह किया जा सकता है। या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा। संकेतों या दृश्य रूपणों का मतलब है कि कार्टून बना के या किसी अन्य तरीके से करना, जिसमें कि संकेतों या दृश्य रूपण का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से भी किया जा सकता है या कोई अन्य तरीके से। तो ये तो इसमें सबसे पहले बताया गया माध्यम कि इनके जरिए किया जा सकता है राजद्रोह। लेकिन ये कब होगा, इन माध्यमों से ऐसा क्या किया जाएगा कि राजद्रोह का मामला बनेगा। तो इसमें आगे लिखा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करना। तो जो सरकार है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, जो कि लोगों ने इलेक्शन में जिस गवर्नमेंट को चुना है, जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है, उसके विरुद्ध लोगों में घृणा की भावना पैदा करना या अपमान पैदा करना, लोगों के अंदर कंटेम्प्ट पैदा करना उस सरकार के विरुद्ध, ये करना, ये भी क्या है, राजद्रोह है। या पैदा करने का प्रयत्न करना, या ऐसी घृणा या अवमानना पैदा करने का प्रयत्न करना, ये भी क्या है, राजद्रोह है। अप्रीति प्रदीप्त करेगा, अप्रीति का मतलब है डिसअफेक्शन, मतलब जो लोगों का सरकार के प्रति जो लगाव है उसको खत्म करना, और लोगों में उस सरकार के प्रति आरुचि या घृणा पैदा करना, इसे कहते हैं अप्रीति प्रदीप्त करेगा। तो इस तरीके का काम वो करता है कि सरकार के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो खत्म हो, और लोगों का सरकार के प्रति लोगों की घृणा बढ़े। यदि वो ऐसा कार्य करता है या करने का प्रयास करता है तो वैसा व्यक्ति राजद्रोह करता है, ये इसकी डेफिनेशन है। और जो ऐसा कार्य करेगा वो आजीवन कारावास से, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट से, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकेगा, या 3 वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ये इसका पनिशमेंट है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। लेकिन ये डेफिनेशन यहीं तक पूर्ण नहीं होती, इसके साथ 3 एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, स्पष्टीकरण भी दिए हैं, वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब ये डेफिनेशन पूर्ण होगी। क्योंकि इसके जो एक्सप्लेनेशन है वही व्यक्ति को बचाते हैं, वही बचाने का कार्य करते हैं, और वही व्यक्ति को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करने में काफ़ी मदद करते हैं। क्योंकि ये पहले नहीं थे, 1898 में जोड़े गए ये तीनों स्पष्टीकरण। तो हम ये देखते हैं स्पष्टीकरण क्या है। स्पष्टीकरण फर्स्ट कहता है, अप्रीति पद के अंतर्गत अभक्ति या शत्रुता की भावना, समस्त भावनाएं आती हैं। तो इसमें जो अप्रीति शब्द दिया था, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बारे में बता रहा है। इसके अंदर क्या आती है, डिसलॉयल्टी आती है, सरकार के प्रति क्या करना, जो निष्ठा की भावना है, सरकार के प्रति जो लोगों की निष्ठा है उसको खत्म करना, या शत्रुता की भावना पैदा करना, लोगों के अंदर शत्रुता की भावना पैदा करना, सरकार के विरुद्ध शत्रुता की भावना पैदा करना, ये भी अप्रीति के अंतर्गत आता है। तो ये तो है इसका स्पष्टीकरण फर्स्ट। अब देखते हैं हम स्पष्टीकरण 2। तो स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि घृणा, अवमान, अप्रीति को प्रतीत किए बिना या प्रतीत करने का प्रयत्न किए बिना, ये नहीं होना चाहिए। उसका जो इंटेंशन है वो ये नहीं होना चाहिए कि घृणा, अवमानना या अप्रीति को प्रतीत किए बिना, ना तो उसका ऐसा इंटेंशन होना चाहिए और ना ये करना भी नहीं चाहिए उसे, कि वो सरकार के विरुद्ध घृणा या अवमानना या अप्रीति प्रतीत करे या करने का प्रयास करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो क्या कर सकता है, सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा, विधिपूर्ण जो तरीके हैं, जो उसका राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका यूज़ कर सकता है। विधिपूर्ण साधनों द्वारा उसको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है। तो वो क्या कर सकता है, यदि वो घृणा, अवमानना, अप्रीति प्रतीत नहीं करता है, ना करने का प्रयास कर सकता है, और इसके अलावा वो यदि सरकार के कामों के प्रति ये कहता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, उसे इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरह से आलोचना करता है, इस तरह से टीका टिप्पणी करता है, तो वो कर सकता है, यहाँ पर अपराध नहीं बनता है। इसका स्पष्टीकरण 2। ऐसे ही इसका स्पष्टीकरण 3 है। इसमें किसकी आलोचना कर सकता है, सरकार के प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हैं जो सरकार के, उनकी आलोचना कर सकता है। लेकिन तो यहाँ भी उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सरकार के प्रति वो घृणा, अपमान या अप्रीति को प्रतीत किए बिना ही ऐसा करें, अन्यथा मामला बन जाएगा राजद्रोह का। तो उसे ध्यान रखना है इन दोनों स्पष्टीकरण में, जो सेकंड और थर्ड स्पष्टीकरण है, उसे ये ध्यान रखना है जब भी वो इस तरह का कार्य कर रहा है तो उसके कार्य से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा सेक्शन 124A। थोड़ा हम इसके बारे में केस देख लेते हैं। ये केस है केदारनाथ सिंह का। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में इस धारा सेक्शन 124 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। इसमें ये कहा गया कि ये सेक्शन जो आर्टिकल 19 जो मूल अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन करती है, उसके अगेंस्ट है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को वैध माना, और इस धारा में वर्णित स्पष्टीकरण, और ये कहा कि इस धारा में वर्णित स्पष्टीकरण इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि लोक उपायों की आलोचना और सरकार की कार्रवाइयों पर टिप्पणी कितनी ही कठोर क्यों ना हो, यदि युक्त सीमा के अंतर्गत तथा भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार के अनुरूप है तो अवैध नहीं है।
मतलब आप अपनी अभिव्यक्ति का यूज़ कर सकते हैं, अपनी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से करना है। आपको उस सीमा के अंतर्गत रहकर ही करना है जो इस सेक्शन में बताई गई है। तो आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं कि सरकार के किसी काम से खुश नहीं है, आपको लगता है कि इससे देश का नुकसान होगा, तो आप उससे सरकार को दिशा दिखाने के लिए उसकी आलोचना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसमें से इसे इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक माना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेक्शन 124A। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि सेक्शन 124A क्या है, व्हाट इज क्या है, ये हमने इस सेक्शन में देखा। तो फ्रेंड्स गांधी जी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और काफ़ी बड़े बड़े नेता और वर्तमान में काफ़ी लेखक इसके अगेंस्ट हैं, इस कानून के अगेंस्ट हैं और वो चाहते हैं कि ये कानून हट जाए। और उनका ये मानना है कि ये ब्रिटिशों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए बनाया था और ब्रिटिश राज चला गया है, इसलिए कानून हट जाना चाहिए, ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का क्या मानना है, आप कमेंट के द्वारा आप हमें बता सकते हैं कि आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।